तो बेटा आज चैप्टर 6 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट जब सेलर बायर को सामान बेचता है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बायर के पास पैसे नहीं होते टाइम पे देने के लिए, है ना। क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल सुखनूर यहाँ बैठी है, तो सुखनूर कौन है? होलसेलर है और मैं रिटेलर हूँ। मुझे सामान खरीदना सुखनूर से, बट मेरे पास पैसे नहीं है, बट दुकान तो चलानी है ना। उधारी पे कहते हैं ना, सो नगद ना तेरा उधार, एक लाइन है। तो ये है कि भाई उधार पे काम होता ही होता है बिजनेस पे, सारी पेमेंट नहीं की जाती। तो मुझे अगर उससे लाइन ऑफ क्रेडिट लेना है, तो सुखनूर बोलती है सर आप ऐसा करो, मैं आपको सामान देने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको माल दे दूंगी, जो भी मतलब आपका स्टॉक है वो मैं आपको दे दूंगी, बट उसके बदले मुझे आपसे एक प्रॉमिस देना होगा आपको कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी आपको पैसा आया आप मुझे पे करोगे। क्लियर? तो मैं बोल देता हूँ कि मैं प्रॉमिस कर देता हूँ, मैं प्रॉमिस मुंह से कर रहा हूँ, ओरली कर रहा हूँ। तो सुखनूर कहती नहीं सर, आप एक पेपर पे लिख के दो, उसमें मतलब एक प्रॉपर स्पेसिमन लिख के दो कि ये डेट है, इतनी अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, नीचे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी प्रॉपर, उसके ऊपर आप मुझे लिख के दो कि मैं पेमेंट करूंगी। तो उसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट सेम ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। बस फर्क इतना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टियां होती हैं, ड्रॉर, मेकर और एक्सेप्टर। ठीक है, 2 पार्टीज होती हैं इसमें, ड्रॉर, मेकर और एक्सेप्टर रहता है। तो कौन होता है ड्रॉर, में बता दूं पहले आपको। देखो, ड्रॉर होता है सेलर। कौन होता है? ड्रॉर को सेलर बोलते हैं, ठीक है। और ड्रॉई को बायर सॉरी, ड्रॉर को क्या बोले, ड्रॉई को क्या बोलेंगे? बायर। और तीसरी पार्टी कौन सी होती है इसमें? पेई। कौन होती है? पेई को बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। कभी कभार जो ड्रॉर है वही पेई बन जाता है। आई बात समझ? समटाइम्स क्या रहता है कि जो ड्रॉर होता है वही पेई होता है। क्लियर? तो रिलेशन जो दोनों के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ये वाला। आई बात समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 पार्टियां हैं, ए बी सी। बी ने पैसा देना किसको? ए को। और ए ने पैसा देना फॉर एग्जाम्पल सी को। तो ये बी, ए बी को बोलता है कि भाई तू ऐसा कर, तू सीधे पेई को पैसा दे दे। किसको पैसा दे दे? ए बी को बोलता है कि तूने मुझे तो पैसा देना ही है। जैसे सुखनूर बोलती है कि सर आपने मुझे पैसा देना है, तो मैं कौन हूँ? बी। ए कौन है? सुखनूर। तो सुखनूर ने पैसा देना है जतिन को, तो मुझे बोलते, सुखनूर बोलती है कि सर आप डायरेक्टली जाके जतिन को पैसा दे दो। तो जतिन कौन हुआ? फिर क्रेडिटर हुआ, थर्ड पार्टी। आई बात समझ? बट मैक्सिमम कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रॉर ही पेई बन जाता है। जैसे आप ही कौन हो? आप ही क्रेडिटर हो। आई बात समझ? तो ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है इसमें? ये देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 चीजें होती हैं हमारी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा एक, और प्रोमिसरी नोट होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 चीजें होती हैं हमारी, नॉर्मल ट्रेडिंग और अकोमोडेशन। ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग की बात करें तो इन दोनों के अंदर क्या क्या आता है हमारा? नेचर ऑफ बिल। नॉर्मल ट्रेडिंग और अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या आएगा हमारा? नेचर ऑफ बिल। नेचर ऑफ बिल क्या होता है? बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल ऑन डिमांड। ठीक है, ये आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ एक्सपायरी, ड्यू डेट होती है, डेज ऑफ ग्रेस होता है, और मेच्योरिटी डेट। ड्यू डेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुखनूर से 3 महीने का टाइम मांगा, तो आज क्या डेट है? 21 है। तो 3 महीने बाद 21 की क्या डेट आ रही है? क्या आज मई चल रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त 21। ग्रेस पीरियड होते हैं कि सुखनूर मुझे बोलती है सर आप 3 दिन और ले लो एक्स्ट्रा, तो 24 तारीख को क्या करनी है? मुझे पेमेंट करनी है। तो डेटा मेच्योरिटी क्या हुई फिर? ग्रेस पीरियड समझ आ गया? 3 दिन। ड्यू डेट क्या थी? 21। ड्यू डेट 21, ग्रेस पीरियड कितने आ गए आपके? 3 दिन के। तो 24 की ड्यू डेट बन गई, और जिस दिन बिल पे होगा वो डेट ऑफ मेच्योरिटी भी बनेगी। आई बात समझ? और अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है हमारा? डिसऑनर ऑफ बिल। कभी कभी बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है।
नोटिंग चार्जेस पड़ते हैं उसके ऊपर, रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, ठीक है, रिन्यूअल मतलब दोबारा से पहला बिल खत्म कर दो, नया बिल बना दो। इनसॉल्वेंसी, बैंक करप्ट हो गया बंदा, उस केस में क्या एंट्रीज आएंगी, है ना। रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल को रिटायर करना है अंडर रिबेट, कम पैसे लेकर, ठीक है। बिल्स फॉर सेंट फॉर कलेक्शन, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मैं थोड़ा बता दूं आपको, अगर कोई ड्रॉई टाइम से पहले पैसा देता है ड्रॉअर को, तो बिल को रिटायर कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको रिबेट दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, क्लियर है। तो जो मैंने कहानी सुनाई वही लिखी हुई है इन्होंने, कि कभी कभी क्रेडिट पीरियड देना होता है बायर को, और कभी सेलर कभी कभी इस पोजीशन में होता है कि वो क्रेडिट नहीं दे सकता, और जो हमारा बायर होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि परचेज नहीं हो सकती, तो उस केस में एक लाइन ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है, किसके थ्रू, कि इमीडिएट फंड नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो एक राइटिंग प्रॉमिस लिख के दे सकते हैं कि हम टाइम पे आपको पेमेंट कर देंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये राइटिंग में होना चाहिए, इसके ऊपर डेट पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, अमाउंट लिखी होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, उस बंदे का नाम होना चाहिए जिसको पेमेंट करनी है, डेफिनेट पर्सन, जो ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड पेमेंट टू द पार्टी टू होम द ऑर्डर इज मेड, जिसके लिए बनाया गया उसी के नाम का ड्राफ्ट भी मतलब एक्सेप्टेड होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, पेमेंट मस्ट बी लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, जैसे इंडिया में अगर हो रहा है नॉर्मल डोमेस्टिक कंट्री में, अगर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, तो फिर तो वो नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, लेकिन अगर फॉरेन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर वो करेंसी मेंशन होनी चाहिए जिस करेंसी में पैसा पे करना है। तो तीन पार्टियां इन्होंने बोली हैं, जैसे मैंने बताया था, ड्रॉअर जो बिल बनाता है, एक्सेप्टर जिसको ड्रॉई बोलते हैं हम, जो बिल एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद क्या आता है, अमाउंट जिसको पे की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, पेई। ड्रॉअर और पेई कैन बी द सेम, जो मैंने बताया ऊपर, सबसे ऊपर देखो कि जो ड्रॉअर है वो पेई भी होता है, सेम ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। ये प्रोमिसरी नोट का आपके सामने एक दिया हुआ है इन्होंने, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का भी इन्होंने स्पेसिमन दिया हुआ है, जैसे कितने का बिल है, 11,50,000, न्यू दिल्ली, डेट पड़ी हुई है, 90 days after the first bill of exchange, second and the third of the same tenure and the date being unpaid, pay to the order कितना, Vincent John and Associate London, sum of rupees 11,50,000 only, value received, ठीक है। ये वेलिसन को है, बर्गिंगहैम यूके, वेलिसन ने एक्सेप्ट करा, ड्रॉई है ये, ठीक है, इधर स्टैंप होगी, समझ आ गई बात। फॉरेन बिल की और एग्जांपल भी दिए इन्होंने, A bill drawn in India on a person residence outside India made payable outside the India, ठीक है। A bill drawn outside India on a person residence outside India, बाहर का बिल है, इंडिया में रहता बंदा, इंडिया का बंदा बाहर रहता है और बाहर ही बिल बना रहा है, ठीक है। बिल ड्रॉ हुआ आउटसाइड इंडिया और पे कहाँ करना है, इंडिया में। बिल ड्रॉ हुआ आउटसाइड इंडिया में और पे भी कहाँ करना है, आउटसाइड इंडिया में, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है बेटा, इसमें इसके लिए इन्होंने एक सेक्शन भी डिफाइन कर रखी है। Promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or currency note, containing unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount, वही हो गया, पेमेंट करने की बात लिखी होती है इसमें भी। सेक्शन 31(2) रिजर्व इंडिया प्रोमिसरी नोट कैनॉट बी पेबल टू द बेयर, कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी क्लियर, प्रॉमिस टू पे, एक्नॉलेज होना चाहिए, डेप्ट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसे लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सुन एज आई कैनॉट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस, ठीक है, 50,000 की पेमेंट हो रही है बट अनकंडीशनल होना चाहिए। प्रॉमिस, प्रॉमिसर के और मेकर के क्या होने चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए, ठीक है, प्रॉमिसर के और मेकर के क्या होने चाहिए, इस पे साइन होने चाहिए। द मेकर मस्ट बी ए सर्टन पर्सन होना चाहिए, द पेई जो क्रेडिटर है वो भी सर्टन होना चाहिए, जैसे अगर कोई लिखा है द सम मस्ट बी सर्टन, द आई प्रॉमिस टू पे 50,000 प्लस ऑल द फाइन इज नॉट अ सर्टन, प्लस ऑल द फाइन सर्टन नहीं है, 50,000 सर्टन रहेगा, बाकी जो फाइन है वो कैलकुलेट नहीं है यहाँ पे, तो वो सर्टन अमाउंट नहीं है। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी होनी चाहिए, इट शुड बी मेड
पेबल टू द बेयरर होना चाहिए, शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सेप्टेंस। तो देखो इसका ऐसा होता है, फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉमिसरी नोट का। 10 लाख का था, रोहन 77 सेक्टर गाजियाबाद, मार्च 1 2022, 3 months आफ्टर द प्रॉमिस आई पे टू दिस। टू किसको? प्रिया को, रोहिणी 11 स्टैम्प। अब रोहन इसमें क्या है? मेकर है। पेई कौन है इसमें? प्रिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी इनका आगे लिखा हुआ है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा जाए तो 3 पार्टीज होती हैं, और प्रोमिसरी नोट पे कितनी होती है? मेकर और पेई, 2 ही पार्टियां होती है। ठीक है, चलो जी मैं एंट्रीज करवा रहा हूँ फिर आपको। ठीक है, लिखो एंट्रीज। इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेलर। और ये एंट्री है इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? बायर। ये मैं अपने से करवा रहा हूँ आपको, बट मैच कर जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो पहली ट्रांसेक्शन होती है बेटा व्हेन गुड्स आर सोल्ड। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, तो सेलर की एंट्री बनाएगा इसकी बेटा, ड्रॉई टू सेल्स। ठीक है, और बायर क्या बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। ठीक है बेटा, दूसरी एंट्री व्हेन बिल इज मेड एक्सेप्टेड। मेड एंड एक्सेप्टेड, जब बिल बना और एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी आपके सामने? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे? ड्रॉई से। और यहां पे क्या आएगा? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ठीक है बेटा, तीसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एंड ड्यू डेट। जैसे लिख लो, एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट मेच्योरिटी। ड्यू डेट या मेच्योरिटी पे आपको जो पेमेंट आएगी वो आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्रीज आपके सामने रहेंगी। ठीक है,
ठीक है। अब मैंने आपको ड्यू डेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को बिल बना, ठीक है, तो ड्यू डेट क्या बनेगी? तीन, अगर ये बिल बना 3 महीने का, फॉर 3 मंथ्स, तो क्या बनेगी सुखनूर डेट? ड्यू डेट क्या बनेगी इसकी? क्यों? 4 अप्रैल बनेगी। क्या बनेगी? 3 डेज ग्रेस पीरियड जुड़ जाएंगे इसके साथ। आई समझ बात? तो ड्यू डेट 4 अप्रैल लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर डेज में काउंट हो रहा है तो डेज काउंट करना आप लोगों ने। समझ आ गया? कर लिया नोट? ये बेसिक एंट्रीज हैं, इन्हीं के बेसिस पे आगे सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे। मतलब ये एंट्रीज तो हमने करनी ही करनी है। आई बात समझ? ठीक है, करें आगे। तो देखो इन्होंने क्या एंट्रीज बनाई है, मेरी तरह ही है कि लगी हैं। फर्क इतना है कि इन्होंने ऊपर वाली एंट्रीज, फर्स्ट वाली एंट्री नहीं बनाई, ठीक है। इन्होंने कहां से ली एंट्री? सीधे बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल्स रिसीवेबल टू ए, उसका नाम मेंशन कर दो अगर है तो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल टू ए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ इन्होंने आगे करवा दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कर दिए? तो अगर फॉर एग्जांपल ये इधर लिख लेते हैं हम केस नंबर 2, इसके नीचे केस नंबर 2, when bill is discounted from बैंक। पहले समझो ये होता क्या डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। फॉर एग्जांपल मैंने पेमेंट करनी है सुखनूर की, मैंने 3 महीने का एक प्रोमिसरी नोट लिख के दिया। अब हुआ क्या, सुखनूर को पेमेंट चाहिए अभी, बट मैंने तो 3 महीने के बाद देनी है पेमेंट, 4 अप्रैल को दूंगा अगर 1 जनवरी को पेमेंट का बना। तो सुखनूर गई बैंक, बैंक को दिया वो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो लेटर पकड़ाया और बोला कि आप मुझे ऐसा करो, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 का आपको प्रॉमिस करके दिया है। कितने का? 20,000 रुपये देना है। तो आपने बैंक को बोला कि आप ऐसा करो, आप ये अपने पास अपना मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो और इसके बदले मुझे आप पेमेंट दे दो, और बाकी जो भी आपने चार्जेस काटने हैं टाइम के पहले वो आप काट लो, ठीक है। तो अगर ड्रॉअर टाइम से पहले बैंक में जाकर वो प्रोमिसरी नोट या मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है और उसके बदले पेमेंट ले लेगा, तो बैंक क्या काटेगा? डिस्काउंट काटेगा। क्या काटेगा? वो पेमेंट अपनी कुछ ऐसे फ्री में थोड़ा ना पैसे दे देगा आपको, तो वो कुछ चार्जेस काटेगा। उस चार्ज को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्ज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं उसको? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। और होगा क्या, अभी तो आपको पैसे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको दे दिया 19,750, कितने दे दिए? तो 250 रुपये उसने काट लिया बैंक ने। 3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास पड़ा होगा वो क्या करेगा, मेरी पेमेंट जब आएगी तो मैं सीधा पूरी की पूरी बैंक रख लेगा, मतलब बैंक पूरी 20,000 ही लेगा, बट आपको टाइम से पहले अगर पेमेंट चाहिए तो कितना पे करेगा आपको? 19,750 रुपये, एग्जाम्पल के लिए। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी? अगर बिल डिस्काउंट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्काउंट अगर हो गया आपका 2 फरवरी को, कब हो गया? 1 जनवरी को बिल बना था, 2 फरवरी को क्या कर लिया? डिस्काउंट कर लिया, तो ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है।
और इसकी एंट्री तो बेटा तभी आएगी 4 अप्रैल को, क्योंकि मैंने तो तभी पेमेंट करनी है आपको। तो क्या एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, सेम ये वाली बिल्स पेएबल टू बैंक, इधर कोई एंट्री वही नॉर्मल वाली रहेगी, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है। ये देखो यही है ना, द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक, द बैंक डिडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एज अ डिस्काउंट, पे रेस्ट ऑफ द मनी। तो मैंने वो आपको समझा दिया कि क्या है। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे देखो एंट्री ये आएगी, इन्होंने थोड़ा प्रॉपरली डिफाइन करके बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वर्बली बता दिया कि क्या है इसका। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके बाद नेक्स्ट केस आ गया, केस 3, इफ बिल इज एनरोज्ड टू क्रेडिटर्स। अगर बिल एनरोज कर दिया जाता है क्रेडिटर को तो क्या एंट्री आएगी उस केस में। तो बेटा जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल एंड्रोस को मतलब क्रेडिटर को एंड्रोस कर दिया, तो आपकी एंट्री सिंपल आएगी, ये बिल्स रिसीवेबल आपका यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, मतलब अब पेमेंट जो करेगा ड्रॉई करेगा क्रेडिटर को, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो हमारे पास है ही नहीं। आगे बात समझ। तो इधर तो नॉर्मल एंट्री वही वाली बिल्स पेबल टू बैंक, क्योंकि उसने तो पैसा देना है, चाहे वो सुखनूर को दो तो चाहे वो जतिन को दो, है ना। मैंने पैसा देना भाई, मैंने चाहे उसको दूं या उसको दूं सेम ही बात है। लेकिन सुखनूर अपनी बुक में एंट्री क्या डाल देगी, क्रेडिटर टू ड्रॉई, कि मैं पीछे हट गई, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट सीधे क्रेडिटर को कौन देगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। समझ आ गई बात। तो ये था आपका केस 3। ठीक है, तो जो जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना, क्योंकि आप मॉड्यूल से पढ़ोगे ना थोड़ा सा आपको आगे पीछे हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो जो एंट्री मैं केस वाइज समझा रहा हूँ ना, ये टॉपिक वाइज समझो आप। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो हो गया हमारा एंट्री, जो बेसिक एंट्रीज थी जो मैंने बतानी थी आपको। ठीक है, उसके बाद आता है, अच्छा इन्होंने एक चीज और है, इन्होंने ड्राई की बुक्स की एंट्री नहीं दी, इसकी बुक की एंट्री दी, बट मैंने करवा दी आपको ड्राई की एंट्री। ठीक है, तो टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल क्या होता है बेटा, ड्यूरेशन। क्या होता है, ड्यूरेशन। तो जैसे टर्म ऑफ बिल में बोला इन्होंने, यूजली द टर्म डज नॉट एक्सीड कितने दिन का, 90 दिन, 3 महीने का एक क्रेडिट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। व्हेन द बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट आफ्टर साइट, मतलब जब बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुन लो मेरी बात बेटा पहले, एग्जाम्पल जैसे सुखनूर ने मुझे सामान बेचा, ठीक है, बेचने के 5 दिन बाद मैंने बिल एक्सेप्ट करा, कितने दिन बाद, जैसे 1 जनवरी को सामान बेचा, बट जो बिल मेड और एक्सेप्ट हुआ वो हुआ फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी को, तो 5 जनवरी से हमारे दिन रन होंगे, उसको बोलते हैं आफ्टर साइट। क्या बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बोला इन्होंने, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट, द टर्म ऑफ बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ था उसी दिन से डेट स्टार्ट हो गई।
दो चीजें हैं जिस दिन ड्रॉ, एक तो हो गया ड्रॉन, एक क्या हो गया ड्रॉन, एक हो गया एक्सेप्टेड। ड्रॉन हो गया जिस दिन बिल बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बिल बना ड्रॉ हुआ 1 जनवरी को और एक्सेप्ट हुआ कब 5 जनवरी को, ठीक है। या फिर 1 जनवरी को सामान बेचा था और 2 जनवरी को क्या बना ड्रॉ हुआ बिल, ठीक है, और एक्सेप्ट कब हुआ 5। अगर 5 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ तो क्या बोलेंगे आफ्टर साइट, और जब 2 जनवरी को ड्रॉ हुआ तो उसको क्या बोलेंगे आफ्टर डेट। आया समझ, क्लियर है बेटा। एक्सपायरी ड्यू डेट बिल क्या होता है बिल की, तो भाई जब बिल टर्मिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ द बिल। समझ आ गया बेटा। डेट ऑफ मेच्योरिटी ये भी मैं बता चुका हूं कि जिस दिन आपका ग्रेस पीरियड ऐड होके जो दिन बनते हैं उसको बोलते हैं हम डेट ऑफ मेच्योरिटी। 3 डेज ग्रेस के ऐड कर लेने हैं, जैसे 1 अप्रैल था तो प्लस 3 दिन लगा ली तो 4 अप्रैल बन गया आपका, ठीक है। आई बात समझ। ऑन डिमांड, ऑन एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट। तो बिल एट साइट क्या होता है पहले देख लो। बिल ऑफ साइट का मतलब हो गया मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, जब टाइम ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है। द चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। तो जो देखो जिस पे टाइम मेंशन नहीं है तो बिल एट साइट बोला जाएगा, और चेक हमेशा क्या होता है पेबल और डिमांड होता है, ठीक है। when no time for payment is specified, when it is expressed to be payable on demand at the site of the presentment, ठीक है। मतलब जब कहने का मतलब है कि मैंने सामान अगर बेचा उन्होंने मुझे, तो वो बोल रही है कि मतलब आप मुझे दे दो, मतलब आप अपना प्रोमिसरी नोट लिख दो, हम डेट डाल लेंगे जो भी करना होगा। आई बात समझ। तो अगर टाइम मेंशन नहीं है उस पर तो बिल एट साइट रहेगा वो, ठीक है। नोट्स एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट, इसको मतलब क्या होता है मीन्स ऑन डिमांड, जब हमें जरूरत होगी तब हम आपसे मंगवा लेंगे, फिलहाल आप सामान ले जाओ अपना, यही मतलब है इसका। एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम, कभी भी प्रेजेंट किया जा सकता है पेमेंट, क्योंकि अगर डेट मेंशन है फिर तो पता है ना कि 3 महीने बाद की पेमेंट होनी है। लेकिन अगर ऑन डिमांड होगा क्या पता वो खुद ही लिख ले और डेट सेम डे पैसा मंगवा लें आपसे, है ना। डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट एडेड टू द सर्कुलेट कैलकुलेट मेच्योरिटी ऑफ सच टाइप ऑफ बिल। ऑब्वियस ही बात है, जब ऑन डिमांड कोई चीज होगी उसमें ग्रेस पीरियड थोड़ा ऐड करेंगे वो, है ना। बिल आफ्टर डेट, जो बिल आफ्टर डेट होता है जिसमें टाइम पेमेंट का क्या रहता है मेंशन रहता है। और प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। इसमें चेक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, और इसमें बात कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट की। और स्पेसिफाइड पीरियड टाइम मेंशन रहेगा, स्पेसिफिक डे मेंशन होगा किस दिन, ठीक है। आफ्टर साइट रहेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, वो डेट भी मेंशन होगी तो सर्टेन हैपन हो गया ना। एक्सप्रेशन क्या है इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट, इन अ बिल्स ऑफ आफ्टर एक्सेप्टेंस और नोटिंग नॉन नोटिंग, नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर अ नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। जैसे इसमें वैलिडिटी कितनी रहती है इसकी 90 डेज। A check cannot be टाइम इंस्ट्रूमेंट, चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। पेबल ऑन डिमांड रहता है, दो ए चेक कैनॉट बी पोस्ट डेटेड एंड विच कैनॉट बी प्रेजेंटेड ऑन आफ्टर सच डेट। अ चेक हैज अ वैलिडिटी कितने दिन की होती है 90 दिन की। तो हाँ उसको हम ऑन डिमांड है तो नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप पोस्ट डेटेड चेक किसी को दे दें हम तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है 90 दिन की। और इसकी डेट के बाद वो क्या मान लिया जाता है वाइड मान लिया जाता है। और नॉर्मली उसको टर्म को क्या बोला जाता है स्टेल चेक, क्या बोलते हैं इसको एज बैंक विल नॉट बी ऑनर सच चेक। और बैंक उसको उस चेक को क्या नहीं करता ऑनर नहीं करता, वो डिसऑनर भी नहीं करेगा और ऑनर भी नहीं करेगा, वो तो बोलेगा चेक एक्सपायर हो गया, क्या हो गया। आगे बात समझ। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, क्लियर बात है। जैसे आज अगर 20 है तो 3 महीने बाद 20 क्या बनता है हमारा मई। 21 आज कितनी है 21 है ना।
तो 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो, उसमें कितने हो गए 24 अगस्त। तो ये बोलते हैं ड्यू डेट, ऐड कर ली। क्लियर है? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, फॉर एग्जांपल बिल साइंड हुआ जनवरी में 31, पेबल आफ्टर 3 मंथ, तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी उनकी, मई 3, 31 जनवरी को बना है तो मई 3 को बनेगा। फिर नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल मैंने कोई चेक दिया, प्रोमिसरी नोट दिया और वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो बाउंस हो गया, क्या हो गया? तो ऑब्वियस ही बात है बैंक तो चार्जेस काटेगा ना, तो वो चार्जेस किसको पे करने पड़ते हैं? ड्रॉई को, बायर को, तो उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। जैसे इन्होंने बोला है, सपोज एक्स रिसीव्ड फ्रॉम वाई अ बिल 1000, मेच्योरिटी डेट पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर, और 10 रुपए क्या लगे? नोटिंग चार्जेस। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी फिर हमारी? ऐसे नॉर्मल एंट्री क्या बननी थी आपकी? बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, अब रिवर्स हो गई एंट्री, वाई टू बिल्स रिसीवेबल हो गया, है ना? देखो यही एंट्री होती है ना जब बिल एक्सेप्ट होता है हमारा, क्या आती है? बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। अब क्या हो गया हमारा? ड्रॉई कौन था यहाँ पे? वाई, तो रिवर्स हो गई एंट्री, वाई टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्लस नोटिंग चार्जेस 10 रुपए ऐड हो गए इसमें। क्लियर है? और अगर ये एंड्रोज हो गया चेक, तो एंड्रोज के केस में क्या एंट्री बनेगी? फॉर एग्जाम्पल ये चेक जो मैंने सुखनूर को दिया था, ये चेक उसने जतिन को पकड़ा दिया, ठीक है, तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, रिवर्स हो गई एंट्री। पहले क्या था? जेड टू वाई, क्रेडिटर टू, मैंने वही लिखवाई ना ड्रॉई एंट्री, क्रेडिटर टू वाई अकाउंट, ठीक है। लेकिन जब डिसऑनर हो जाएगा तो रिवर्स हो गई एंट्री, वाई टू जेड हो गया, ठीक है। और जब हम उसको नोटिंग चार्जेस के साथ पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी हमारी? वाई टू बैंक। आगे बात समझ? उसके बाद आता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? कोई पुराना बिल है, ठीक है, कुछ एक्सटेंशन मांग रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सुखनूर अभी पेमेंट मेरे पास आई नहीं है, अभी पेमेंट है नहीं मेरे पास, तो आप क्या करो, थोड़ा टाइम मुझे एक्सटेंशन दो, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, तो एक नया बिल बना दो, पुराने वाला क्या कर दो, काट दो और नया बिल बना दो। तो उस केस में इंटरेस्ट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? जो 3 महीने पीछे पेमेंट नहीं आई उसका भी क्या जोड़ेगा? वो इंटरेस्ट जोड़ेगा, आप जोड़ोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री भी सेम ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे उसमें हम, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है बेटा? जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सुखनूर की पेमेंट करनी है, 1 जनवरी को बिल बना है, 4 अप्रैल ड्यू डेट है, तो मैं उसकी पेमेंट 2 फरवरी को ही कर देता हूँ या 1 फरवरी को ही कर देता हूँ। तो मैंने 2 महीने पहले पेमेंट करी, तो मुझे 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। टाइम से पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो क्या मिलना चाहिए? रिबेट। जो बैंक काटता है उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, लेकिन जो टाइम से पहले पेमेंट हम करते हैं उसको बोलते हैं रिबेट। ये होता है एक्चुअल डिस्काउंट जो मिलता है ड्रॉअर से ड्रॉई को, अर्ली पेमेंट पे। किस पे? अर्ली पेमेंट पे। अंग्रेजी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, बाकी एग्जाम्पल से हम करते हैं। मिस सुजाता रिसीव 2 बिल फ्रॉम अरुणा 1 जनवरी 2022 को 2 महीने के लिए। सुजाता ने दो बिल रिसीव किए, किससे? अरुणा से, 1 जनवरी 2022 को। इसमें डेट और मंथ बड़ा काउंट करना है बेटा, ठीक है। द फर्स्ट बिल 10,200 और सेकंड कितने का? 15,000 का। फर्स्ट बिल डिस्काउंट हो गया इमीडिएटली विद द बैंक, कितने का? 10,000, तो 200 रुपया क्या काट लिया बैंक ने? डिस्काउंट काट लिया। और सेकंड बिल एंड्रोज कर दिया गया श्री नाम से किसी बंदे को, मतलब क्रेडिटर को कर दिया। किसको कर दिया? तो कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री बना के दिखाओ सुजाता की बुक्स में, तो क्या एंट्री बनेगी? क्लियर है यार, इजी है ना। बिल मेड एंड एक्सेप्टेड, डिस्काउंटिंग और एंड्रोसमेंट की एंट्री, ठीक है। देखो जरा, बिल्स रिसीवेबल टू अरुणा, तो अरुणा कौन हुई इसमें? ड्रॉई हुई ना आपकी, बायर, तो ये ड्रॉर हुआ, ठीक है। ड्रॉर कौन हुआ? मिस सुजाता। तो बिल्स रिसीवेबल टू अरुणा, 2 बिल थे 25,200 के, कोई दिक्कत?
दूसरी एंट्री उसी दिन उसने क्या कर लिया, एक बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 और बिल्स रिसीवेबल 10,200। मैंने भी ये एंट्री कराई थी आपको, ये देखो यही एंट्री कराई ना मैंने अभी आपको, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। और जब जो तीसरा बिल था वो क्या कर दिया था हमने, एनरोसमेंट कर दिया। जब बिल कब किया, अगर तो आप उसको मतलब थोड़ा टाइम बाद करोगे तो फिर तो आपकी एंट्री क्या आएगी, फिर एंट्री आएगी आपकी क्रेडिटर टू ड्रॉई, यही एंट्री बनती है, डेबिट द रिसीवर टू क्रेडिट, है ना। लेकिन अभी ये बिल जैसे ही हमारा बना है उसी टाइम पर हमने क्या कर दिया, एनरोस कर दिया, तो क्या एंट्री आएगी, श्री टू बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ, ठीक है। तो एक्चुअल एंट्री आपकी ये लिख सकते हो, क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे स्लैश करके भी लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लो, एनरोसमेंट में एंट्री नोट करो। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है, नहीं और करके लिख लो इधर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये इन्होंने एनरोसमेंट की एंट्री कर दी, कोई दिक्कत। क्योंकि उसने लिखा है ना बेटा यहाँ पे कि 2 बिल रिसीव हुए हैं, तो बिल रिसीव हुए हैं, ठीक है, इसलिए। अब सेकंड इलस्ट्रेशन देखो क्या है, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, तो विजय कौन हुआ इसमें, सेलर ड्रॉर, प्रीतम क्या हुआ, एक्सेप्टर। 1 सितंबर को सामान बेचा, कितने का, 1/6 का। प्रीतम ने क्या कर लिया, उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का बिल बना लिया। तो पहले मुझे बताओ इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, सितंबर 1, अक्टूबर आपका 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, तो क्या ड्यू डेट बनेगी, दिसंबर 4। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड फॉर 2 मंथ्स। वो कह रहा है कि 2 महीने का नया बिल और बना दो, क्या कर दो, 2 महीने का और बिल बना दो। विजय अग्री कर लेता है और उस पर कितना % इंटरेस्ट लेता है वो, 3 महीने का पिछले का। पेड इमीडिएटली इन कैश, वो कहता है कि जो इंटरेस्ट बनता है वो इमीडिएटली क्या करते उसको कैश में पे कर दे। होता क्या है, इंटरेस्ट कभी कभी ड्यू कर दिया जाता है, कभी कभी रिसीव किया जाता है, तो ड्यू करेंगे तो ड्यू की एंट्री, रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री। टू दिस प्रीतम वाज अग्रीबल, वो मान जाता है, और एक सेकंड बिल बना दिया जाता है ड्यू डेट पे। जर्नल एंट्रीज बनानी है विजय और प्रीतम दोनों के खाते में। तो पहली एंट्री क्या बनती है हमारी, प्रीतम टू सेल 1,06,000। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीतम टू बिल्स पेबल टू प्रीतम, जो मैंने करवाई एंट्रीज आपको वही वाली 1,06,000, ठीक है। फिर दिसंबर 4 को जब ड्यू डेट आई, ठीक है, तो क्या एंट्री बनी भाई, रिन्यू करना बिल, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पेमेंट नहीं आई, पेमेंट नहीं आई, तो प्रीतम ने एक्सेप्ट कर लिया कि नया बिल बनाना है, ठीक है। तो क्या एंट्री आ गई, प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 1,06,000। और इंटरेस्ट प्रीतम का क्या कर दिया इधर, ड्यू कर दिया, क्या कर दिया, प्रीतम टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9%, 1,06,000 ड्यू फ्रॉम प्रीतम फॉर 2 मंथ्स बिकॉज ऑफ रिन्यूअल। तो निकालना जरा यही आता है, 1590 आता है कि नहीं, देखना जरा। कितना आया, ठीक है। तो 1590 ड्यू कर दिया, इधर कैंसिल की एंट्री डाली हमने, और यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री डाल दी। फिर क्या एंट्री बनेगी आपकी भाई, बिल्स रिसीवेबल कैश टू प्रीतम, क्योंकि बिल तो पेमेंट हुई नहीं है, सिर्फ किसकी पेमेंट हो रही है, इंटरेस्ट की। तो 1590 रिसीव हो गया किससे, प्रीतम से।
और 1,06,000 का नया बिल बना दिया 2 महीने के लिए, कोई दिक्कत? बस फिर 7 फरवरी को ड्यू डेट बनेगी, दिसंबर 4 के बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड और दे दिए 2 महीने के बाद, तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया हमारा 1,06,000, कोई दिक्कत? अब उसकी बुक्स में एंट्री देखो उन्होंने की है कि नहीं, हाँ। परचेज टू विजय, विजय टू बिल्स पेबल, ये तो नॉर्मल एंट्रीज है। ये कैंसिल हुआ बिल, इधर आना था बैंक, क्या आना था, तो बैंक की जगह क्या आ गया विजय, ये क्रेडिटर वो बन गया ये हमारा। इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, रिवर्स हो गई एंट्री यहाँ पे, और विजय टू कैश टू बिल्स पेबल ये आ गया, और ड्यू डेट पे बिल्स पेबल टू कैश 1,06,000 1,06,000, कोई दिक्कत? सेम एंट्रीज हैं, बस इधर रिवर्स कर देना उसको, ठीक है। अब ये देखो थर्ड केस, इलस्ट्रेशन थर्ड है। 1 जनवरी 2022 को अंकिता ने सेल किए गुड्स कितने, 5 लाख के, किसको, बविका को, ठीक है। बिल बना 3 महीने का, बविका ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको, अंकिता को। 1 मार्च को बविका ने क्या कर दिया, अच्छा बिल बना 1 जनवरी को, तो फिर ड्यू डेट क्या आती है आपकी 4 अप्रैल, बट उसने 1 मार्च को क्या किया बविका ने, बिल को रिटायर कर दिया 12% डिस्काउंट के अंडर, रिबेट लेकर। तो जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगी, बविका टू सेल, बिल्स रिसीवेबल टू बविका, बैंक 12% लगाना जरा यार, कितने महीने पहले पेमेंट की है इसकी, 1 महीना पहले, कितना आया, 5 लाख का 12% और डिवाइडेड बाय 12, 5,000, तो 5,000 का डिस्काउंट मिल गया, 1 महीना पहले पेमेंट की तो 5,000 आ गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट, और टोटल आ गया हमारा 5 लाख रुपए, कोई डाउट? और बबिका के खाते में क्या आया, परचेज टू अंकिता, अंकिता टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू रिबेट इनकम कितना 5,000 और टू बैंक, क्लियर है, इजी है आपके लिए, सिंपल टॉपिक है ना ये वाला। अब इलस्ट्रेशन 4 है, जैसे ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई मारना जरा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं इसमें, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी रिटायरमेंट का वो आ गया बिल, इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप मतलब कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा आ जाता है इसमें, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब वो अनेबल टू पे हिज लायबिलिटी, जब वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकता, जो बिल उसने एक्सेप्ट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। When it is known that a person become insolvent, entry for dishonor for his acceptance must उसको पास करना पड़ेगा, हमें एंट्री को डालना पड़ेगा, जर्नल एंट्री को, है ना। लेटर ऑन समथिंग मे बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, क्या पता कल को वो पैसा वापिस आ जाए, तो एंट्री डालनी पड़ेगी ना उसकी हमें। तो क्या एंट्री आएगी देखते जरा, in the books of drawing of the bill the amount ultimately not paid by him due to insolvency should be credited to deficiency account, कहाँ कर देंगे इसको, जैसे एक इलस्ट्रेशन आपके सामने, मिस्टर डेबिट ड्रॉस टू बिल एक्सचेंज 1/1/2022 को, कितने का, 6 और 10 का, बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000 रुपया दो महीने का था, और वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 का, वो कितने का था, 3 का, ये 2 का था, ये 3 महीने का था, ठीक है। बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस, उसने कर लिया 4/3/2022, मतलब अप्रैल मार्च के महीने में मिस्टर थॉमस ने रिक्वेस्ट किया मिस्टर डेविड को कि रिन्यू करो फर्स्ट बिल, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 18%। वो कह रहा है कि बिल रिन्यू कर दो, टाइम दे दो मुझे, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। मिस्टर डेविड ने अग्री कर लिया, और 20/3/2022 को 20/3/2022 को मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस 10,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंटिंग बिंग कितना मिला उसको 100, 10,000 वाला जो बिल था उसने रिटायर कर दिया 20/3 को, आई बात समझ। बिफोर द ड्यू डेट रिन्यू द बिल, मिस्टर थॉमस बिकम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, और उससे कितना पैसा रिकवर हो पाया, सिर्फ 50 पैसे,
ठीक है, तो क्या एंट्रीज आएंगी फिर? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है यार बड़ा, है ना। देखो जरा एंट्रीज क्या बननी है इसकी। पहली दो एंट्री आ गई, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस, थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इसको क्या करो, रिन्यू करो बिल को। तो जब बिल रिन्यू होगा तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा, मिस्टर थॉमस। कैंसिल हो गया ना ओल्ड वाला, तो 6,000 का कैंसिल करके एक जो नया बिल बना उस पर इंटरेस्ट क्या कर दिया उन्होंने, ड्यू कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल टू इंटरेस्ट टू मिस्टर थॉमस, कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसका, 180 रुपए, 18% के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा बिल था उसने क्या करा, 20 मार्च को रिबेट के अंडर रिटायर कर दिया। तो बैंक 10,000 का था, कितने रुपए मिले उसको, 100 रुपए डिस्काउंट, 9900 पेमेंट आई किसको, डेबिट को। फिर क्या किया उसने, जो नया बिल था वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। 7 मई को मिस्टर थॉमस टू बिल्स रिसीवेबल 6180 विद इंटरेस्ट, पे भी नहीं किया, इंटरेस्ट पे भी नहीं किया, समझ आ रही बात, सिर्फ ड्यू किया हुआ अभी तक। तो 7 मई को क्या हुआ, अब वो डूब गया, तो आधा पैसा रिकवर हुआ। तो 6180 का आधा पैसा कितना होता है, 3090। तो भाई बैंक अकाउंट दिया टू मिस्टर थॉमस अकाउंट 3090। कोई डाउट? और बैड डेट्स में कितना चला गया, वैसे इसकी कंपाउंड एंट्री बन सकती थी यहाँ पे, ठीक है। इधर बैड डेट्स लिख सकते हो आप 3090, टोटल कितना आ गया यहाँ पे, खत्म, ठीक है। जैसे कंपाउंड एंट्री बनाते हैं हम इसकी। कोई डाउट है इसमें, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब आपका बचा है अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो अकोमोडेशन ऑफ बिल भी कर ही लेते हैं हम, ठीक है, और खत्म करते हैं इसको आज। जब इसको कल पे रखें, कल पे रखते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल पे करेंगे, फिलहाल इतनी प्रैक्टिस कर लेना आप घर जाके, ठीक है। सारा कराने का फायदा नहीं है।